आप सभी दर्शक का हमारे यूट्यूब चैनल रामकंस सर पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 11-12 से रिलेटेड है। क्लास 11-12 में पहला चैप्टर आपका जो है रिलेशन इन फंक्शन, ठीक है। रिलेशन फंक्शन पर मेरा दूसरा वीडियो होगा। पहला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। उसमें हम लोग रिलेशन के बारे में अच्छी तरह से डिस्कशन किए थे। रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये सब डिस्कशन हो चुका था। आज का जो टॉपिक होगा वो आपका फंक्शन से स्टार्ट होगा। इसमें हम लोग ये जानेंगे फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन में क्या क्या होगा, उसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, उसका टाइप्स ऑफ फंक्शन में जानेंगे कितने टाइप्स होते हैं, वन फंक्शन क्या होता है, मैनी वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन क्या होता है, वन ऑन टू फंक्शन, इसको बाइजेक्टिव फंक्शन, सब कैसे हम लोग जानेंगे, इसके बारे में हम लोग शुरू से अंत तक बताएंगे। आप बस शुरू से अंत तक बने रहेंगे और ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। पहले है टॉपिक आपका आज का होगा फंक्शन। तो फंक्शन में सबसे पहले हमको समझना होगा कि फंक्शन क्या है। फंक्शन समझने के लिए आपको जानिए कि हम दो सेट लेते हैं, एक ए और एक बी, दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी समझते हैं ना, जो खाली सेट नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। अब मान लीजिए कि फंक्शन को हम एफ से, एक रूल है जो बताएगा कि अगर फंक्शन मेरा ए से बी की ओर डिफाइन है तो ए सेट में जितने भी एलिमेंट होगा सारा के सारा एलिमेंट का यूनिक इमेज बनना चाहिए। किसमें? तो सेट बी में। अगर यूनिक इमेज बनता है तो वो आपका फंक्शन कहलाएगा। अगर यूनिक इमेज नहीं बनता है, मान लीजिए सेट ए का एक एलिमेंट का 2-3 एलिमेंट इमेज बन गया तो वो रिलेशन होगा। तो हमारा फंक्शन भी एक रिलेशन है, लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है जिसमें डोमेन के ईच और एवरी एलिमेंट का यूनिक इमेज बनेगा। उसी बात को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए आइए हम पहले यहाँ से लिखते हैं कि लेट कर लेते हैं, लेट ए एंड बी बी टू नॉन empty sets, then a function f from a set A to a set B is defined only when every elements of A has a unique image in set B। क्या कहना चाहता है, इस बात को समझिए। कहना चाहता है, सबसे पहले लेट कर रहे हैं कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए फंक्शन एफ from a set A to set B is defined only when every element of A has a unique image in set B। मतलब सेट A के जितने भी एलिमेंट है सबका यूनिक इमेज बनना चाहिए, किसमें? सेट B में। आइए इसको हम ऐसे देखते हैं, कहते हैं इट इज डिनोटेड बाय f of A tends to B। इस तरह से डिफाइन करेंगे, f ऑफ A टेंस टू B पढ़िएगा, ठीक है। आइए इसको एग्जांपल के तौर पर देखिए कैसे इसको डिफाइन करते हैं। सपोज कीजिए सेट A है आपका, ये आपका सेट B दिया हुआ है, ठीक। फंक्शन कोई है f जो कि इस तरह से आपको दिया हुआ है, f ऑफ A टेंस टू B सच दैट लिख देते हैं कि f ऑफ x इक्वल टू, सपोज कीजिए x प्लस 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब आइए अगर यहाँ पर सपोज कीजिए कि हम 1 डालते हैं, ठीक है, 1, तो इसका क्या बनेगा देख लीजिए, 1 प्लस 1 तो यहाँ पर 2 बनेगा। अगर यहाँ पर हम 2 डालते हैं तो क्या बनेगा इसका, तो 3 बनेगा। यहाँ पर अगर हम 3 डालते हैं तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर हमारा 4 बनेगा। अगर यहाँ पर 4 लेंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर 5 etc। अगर यहाँ पर हम 5 लेते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे 6। इसमें एक एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जितना भी हमने एलिमेंट डाला था 1, तो 1 का इमेज क्या बना, तो 2 का क्या बना, 3 का क्या बना, 4, क्योंकि फंक्शन क्या है x प्लस 1, यानी एक इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पर समझना होगा हमारा जो भी इसको डोमेन कहते हैं, इस बात को समझिएगा। ए को ले देते हैं यहाँ पर, इसको डोमेन के नाम से जानेंगे, सेट ए को डोमेन। इस पूरा सेट को हम लोग को डोमेन के नाम से जानते हैं, को डोमेन, ठीक। और जो इमेज बनेगा, ध्यान दीजिए, इसको हम लोग रेंज के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर समझना होगा आपको
कि डोमेन में जो भी एलिमेंट है, सेट ए को डोमेन कहें, डोमेन के ईच और एवरी एलिमेंट, जैसे वन का प्री इमेज क्या बना, तो आपका वन का इमेज बना आपका टू, टू का इमेज बना थ्री, थ्री का इमेज बना फोर, फोर का इमेज बना फाइव, फाइव का इमेज बना सिक्स, और यहाँ पर सेवन एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हम ले लिए जानबूझ के ताकि आपको समझ में आए। तो हमें देखना है फंक्शन होने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो डोमेन होगा उसके ईच और एवरी एलिमेंट का यूनिक इमेज बने, यूनिक माने अद्वितीय, उसका दो डबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन कहलाएगा, ठीक। इसमें आपको डोमेन ऑरेंज बता दिए, लिख सकते हैं यहाँ पर कि हियर सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स का डोमेन कहलाएगा। उसके बाद कहेंगे सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स का कोडोमेन कहलाएगा। अल्सो, तो ये रेंज दिया हुआ है, अल्सो द सेट ऑफ ऑल इमेज in set B is called range of f of x का रेंज कहलाएगा। जैसे ही डायग्राम में आपको क्लियर है ना, डायग्राम में देख लीजिए, आपका 1 2 3 4 5 क्या हुआ, तो डोमेन कहिएगा। इसमें आपका 2 3 4 5 6 7 क्या होगा, तो कोडोमेन कहिएगा, सेट बी है तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिए हैं। और जो इमेज बना है, कौन कौन बना है इमेज, तो 2 3 4 5 6, ये क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, ठीक है। अब हमारा ये फंक्शन था, फंक्शन होने के लिए आपको क्या याद रखना है, बस ध्यान रखना है कि फंक्शन कब डिफाइन नहीं होगा, जब इसके किसी एक एलिमेंट, मान लीजिए आपको एक एलिमेंट डाल दे जिसका इमेज नहीं बनेगा तो क्या कहेगा, फंक्शन नॉट डिफाइन। अगर मान लीजिए इसके किसी एक एलिमेंट का दो इमेज हुआ, जैसे वन का मान लीजिए 2 बनाया, वन का और हम बना दीजिए यहाँ सेवन, कुछ भी बना दीजिए, तो वो आपका फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन होने के लिए ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ कि हमारा डोमेन जो होगा ए, उस एक का ईच और एवरी एलिमेंट का यूनिक इमेज बना है। यूनिक माने अद्वितीय, यानी दूसरा नहीं बनना चाहिए। ये अद्वितीय हो गया, ये डिफिनेशन आपको लिख दिया है, इसको देख लीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन की ओर, कि टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसमें हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या क्या जानना है। पहला आता है आपका वन फंक्शन, और उसी को दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो हम पहले समझेंगे ये वन फंक्शन क्या होता है। आइए पहले इसको लिख लें, उसके बाद आपको समझाते हैं। हम लेट कर लेंगे यहाँ से कि लेट f of a tends to b is said to be one function or injective function if and only if the different element of A has a unique image in set B। क्या कहना चाहता है, देखिए आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, लेट कर लेते हैं कि f ऑफ a टेंड्स टू बी इज सेट टू बी वन एंड वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से। इफ एंड ओनली इफ द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ a हैज ए यूनिक इमेज इन सेट b, उसका यूनिक इमेज होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल देखिए ताकि आपको समझ में आए। ये रहा हमारा सेट ए, ये रहा मेरा सेट बी। सेट ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, एफ ऑफ ए टेंड्स टू बी। सपोज कीजिए यहाँ ए बी सी डी ले लेते हैं। इसका इमेज हम 1 बना दिए, इसका इमेज हम 2 बना दिए, इसका इमेज हम 3 बना दिए, इसका इमेज हम 4 बना दिए, यहाँ पर 5 एक्स्ट्रा देते हैं। अब जरा गौर कीजिए, ए का इमेज क्या बना, तो 1, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। हियर देखिए, हियर एफ ऑफ 1, एफ ऑफ ए लिखिए 1 नहीं, एफ ऑफ ए इक्वल टू 1 आया। एफ ऑफ बी, इसका इमेज क्या है, तो इसका 2 है। एफ ऑफ सी का क्या बना है, तो 3। एफ ऑफ डी का क्या बनाए हैं, तो हम 4 बनाए हैं, ठीक है। देखिए इसके डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज बन रहा है, तो आपको क्या कहलाएगा, ये आपका फंक्शन वन कहलाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, ये
वन वन फंक्शन हुआ। इसका दूसरा नाम क्या है? वन फंक्शन। दूसरा नाम है इसका इंजेक्टिव, लिख सकते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। अब यहाँ पर ध्यान देना है, इंजेक्टिव फंक्शन में क्या होता है, इसकी जो संख्या होता है नंबर ऑफ, इसको नोट में बता दें कि आपको ध्यान में रखना है इंजेक्टिव फंक्शन में क्या क्या होता है, जो ध्यान में रखना है। देखिए, सेट नंबर ऑफ ए में जो एलिमेंट की संख्या होगा वो नंबर ऑफ सेट बी के एलिमेंट से हमेशा कम होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इंजेक्टिव के केस में आप याद रखिएगा, नंबर एक इन दिस केस, इस केस में नंबर ऑफ ए जो होगा ऑलवेज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ बी, मतलब सेट ए में एलिमेंट की संख्या हमेशा सेट बी के एलिमेंट की संख्या से कम होगा या बराबर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा कभी नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना है इस केस में। इसको और ध्यान रखना है एक्स्ट्रा इसमें कि इंजेक्टिव हो गया, बस तो आपका ये बताया गया है आपको। इसमें इंजेक्टिव के लिए मुख्य रूप से क्या याद रखना है आपको कि लेट एफ ऑफ ए टेंड्स टू बी सेट टू बी वन और इन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन इफ एंड ओनली इफ द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन सेट बी, मतलब ए सेट का डिफरेंट एलिमेंट का जो इमेज बनेगा वो डिफरेंट बनेगा। यहाँ पर ए का इमेज क्या हुआ? 1, इसीलिए हम लोग लिखे हैं एफ ऑफ ए इक्वल टू 1। बी का इमेज क्या बना? 2, तो हम लिखे एफ ऑफ बी इक्वल टू 2। 3 का इमेज क्या बना? तो 3। सी का इमेज बना 3, तो बोलेंगे एफ ऑफ सी इक्वल टू 3। डी का इमेज का क्या बना? 4, तो हम बोलेंगे एफ ऑफ डी इक्वल टू 4। ध्यान रहे, इधर से ये इसका इमेज है, इधर से इसका प्री इमेज है। कोई पूछेगा आपसे कि 1 का प्री इमेज क्या है, तो कहिएगा ए। 2 का प्री इमेज क्या है, तो बी। 3 का प्री इमेज क्या है, तो सी। डी का प्री इमेज क्या है, तो डी। यानी इधर से इमेज बोलना है, उधर से आने पर प्री इमेज बोलिएगा। बात समझ में आ गया है? ये आपका इंजेक्टिव यानी इंजेक्टिव फंक्शन हुआ, जिसको हम लोग वन फंक्शन बोलते हैं, वो था। अब हम आगे चलेंगे, जो फंक्शन वन नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मैनी वन फंक्शन, उसके बारे में। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन जैसा कि नाम से देखिए मैनी वन, यानी डोमेन के 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट का अगर सेम इमेज बनेगा कोडोमेन में, तो उसको क्या बोलेंगे? मैनी वन फंक्शन बोलेंगे। उसी बात को हम लिखेंगे इस तरह से, यहाँ से देखिए कि ये फंक्शन एफ ऑफ ए टेंड्स टू बी इज सेड टू बी मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। इस फंक्शन का दूसरा नाम नहीं है, मैनी वन फंक्शन ही बोलेंगे, कहेंगे मैनी ए फंक्शन एफ ऑफ ए टेंड्स टू बी इज सेड टू बी मैनी वन फंक्शन इफ टू और more than two elements in A has a same image in set B। क्या कहना चाहता है? देखिए, a function f of a tends to be is said to be many one function if 2 or more than 2 elements in A has a same image in set B। उसके सेट बी में सेम इमेज बनना चाहिए, यानी इक्वल इमेज बनना चाहिए, एक ही इमेज बनता है, सेम इमेज इन सेट बी। इसको हम बोल सकते हैं, वहां पर बोल दीजिए किसको? वो मैनी वन। इसका एग्जांपल देखिए ताकि आपको समझ में आए। सपोज कीजिए ये सेट ए है मेरा, ये सपोज कीजिए हमारा सेट बी है, ठीक। यहाँ से यहाँ कोई रूल डिफाइन है, एफ ऑफ ए टेंड्स टू बी, हम बोल सकते हैं सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आइए, अगर यहाँ पर हम -1 लेते हैं तो जानते हैं ना -1 का स्क्वायर करेंगे +1। अगर यहाँ पर हम 0 लेते हैं तो 0 का स्क्वायर करेंगे 0। यहाँ पर हम +1 ले लेते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी +1 ही होगा। देखिए, फिर हम मान लीजिए यहाँ पर अगर -2 ले लेते हैं तो -2 का स्क्वायर करेंगे +4। यहाँ पर हम +2 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, ये भी +4 ही देगा, ठीक है। इस तरह से आप देखिए, जो भी इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मान लीजिए हम 2 ले लेते हैं, यहाँ पर हम 3 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब गौर कीजिए, यहाँ पर देखना क्या है, समझना क्या है, गौर से देखिए। क्या कहा? मैनी वन। ये 1 क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए -1 और +1 दो एलिमेंट अलग अलग है, लेकिन दोनों का इमेज 1 है। 0 का तो 0 है, -2 +2 दोनों का इमेज 4 है। तो इसमें डोमेन के 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट का अगर सेम इमेज बनता हो को डोमेन बी में, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग किस नाम से जानेंगे? तो आप याद रखिएगा, मैनी वन फंक्शन। ये हमारा एग्जाम्पल है मैनी वन फंक्शन का, मैनी वन फंक्शन। इस बात का ध्यान रखेंगे कि मैनी वन फंक्शन में यहाँ पर बता दे, कहेंगे
कि हियर आपका एफ ऑफ -1 बराबर है एफ ऑफ +1, उसका वैल्यू 1। क्यों? -1 का भी स्क्वायर +1 होता है और +1 का स्क्वायर भी फंक्शन एक्स स्क्वायर लिए थे तो 1 होता है। उसी तरह से दूसरा लिख देंगे एफ 0 का वैल्यू यानी 0 का स्क्वायर तो 0 हुआ। उसी तरह से एफ 2 -2 का वैल्यू एफ +2 के बराबर है, दोनों 4 के इक्वल है इट इज। तो देख पा रहे हैं आपके यहाँ पर दो अलग अलग एलिमेंट, जैसे -1 +1 का 1 हो गया, 0 का 0 रहा, -2 और +2 का भी आपका 4 आया। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि डोमेन के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का अगर सेम इमेज बनेगा किसमें, हमारा कोडोमेन में, तो इससे हमको उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग मैनी वन फंक्शन। इस बात को याद रखना, कोई फंक्शन अगर 1 नहीं है तो क्या कहलाएगा, मैनी वन। हम इस बात को लिख देंगे यहाँ पर नोट में, इस बात को ध्यान रखेंगे इस तरह से कि if of A tends to B is not 1 function, not 1 function, then F must be many one function। अगर वो 1 नहीं होगा तो निश्चित रूप से आपका क्या कहलाएगा, मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। जैसा कि आप एग्जांपल देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा जो फंक्शन का डायग्राम दिया है ये आपका 1 फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट का डिफरेंट इमेज नहीं बन रहा है। -1 और +1 दो डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन दोनों का इमेज सेम बन गया 1, इसीलिए ये 1 नहीं है तो क्या कहलाएगा, मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। अब हम लोग मैनी वन फंक्शन को देख लिए हैं, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं तो हम लोग जानेंगे कि अब आगे जो है मैनी वन हो गया, अब हम लोग ऑन टू फंक्शन के बारे में जानने का कोशिश करेंगे कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। चलिए नेक्स्ट आपको जानना है, इसका नाम है तीसरा ऑन टू फंक्शन, इसको दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। यानी याद रखिएगा ऑन टू फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। पहले बेसिक से इसका कांसेप्ट समझिए कि ऑन टू फंक्शन के लिए क्या जानना है। ऑन टू फंक्शन में आपको सिर्फ ध्यान देना है कि कोड डोमेन जो होता है, सेट बी जो होता है, उसके ईच और एवरी एलिमेंट का एटलीस्ट 1 प्री इमेज होना चाहिए, किसमें, डोमेन में। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। मतलब बी में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, जो भी एलिमेंट होगा सबका कम से कम एक या एक से ज्यादा प्री इमेज मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। इस बात को हम ऐसे लिखेंगे, देखिए कहेंगे ए फंक्शन f of a tends to b is said to be onto फंक्शन, और दूसरा नाम है इसका सर्जेक्टिव फंक्शन। if and only if every element of B has at least one pre-image in domain सेट ए जो डोमेन है उसमें होना चाहिए। क्या लिखे, इसका मतलब समझिए क्या कहना चाहता है। ये फंक्शन f ऑफ a टेंड्स टू बी इज सेट टू बी ऑन टू फंक्शन, और दूसरा नाम क्या है इसका, सर्जेक्टिव। याद रखिएगा इफ एंड ओनली इफ, ये ओनली है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज, यानी बी के जितने भी एलिमेंट होगा, हैज एट लीस्ट 1 प्री इमेज इन डोमेन सेट ए, यानी सेट ए में एटलीस्ट 1 प्री इमेज होना चाहिए। या इसको वैसे कहेंगे इट हैज नो एक्स्ट्रा एलिमेंट इन कोडोमेन, यानी ऑल एलिमेंट रिलेटेड होगा। इसको ऐसे बना देते, देखिए सपोज कीजिए सेट ए है, ये आपका सेट बी दिया हुआ है, ठीक। कोई फंक्शन है यहाँ एफ ऑफ ए टेंड्स टू बी डिफाइंड। सपोज कीजिए यहाँ पर ए देते हैं, इसका वैल्यू हम 1 लेते हैं, यहाँ पर बी डालते हैं, इसका वैल्यू हम 2 डालते हैं, सी डालते हैं, इसका वैल्यू हम 3 डालते हैं, यहाँ पर हम डी डालते हैं, इसका वैल्यू यहाँ पर 4 लेते हैं। एक्स्ट्रा नहीं लिखिएगा क्योंकि सबका प्री इमेज होना चाहिए। एक एग्जांपल ये लीजिए, दूसरा एग्जांपल ऐसा देख लीजिए। सपोज कीजिए ये सेट ए है और ये सेट बी है, इस तरह से डिफाइन है एफ ऑफ ए टेंड्स टू बी। अब सपोज कीजिए यहाँ पर -1 है, इसका 1 था, फंक्शन है एफ ऑफ, यहाँ पर कह सकते हैं सच डेट, इस केस में एफ ऑफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया होगा। यहाँ पर 0 डालते हैं तो 0 का 0 ही होगा, यहाँ पर 1 डालते हैं तो 1 का 1 ही दे देते हैं, यहाँ पर -2 डालते हैं तो इसका मान लीजिए 4 हो गया,
यहाँ +2 डालते हैं, इसका भी 4 हो गया, कोई एक्स्ट्रा नहीं डालना। देखिए अब यहाँ पर गौर करना है, ये दोनों एग्जाम्पल आपको हम बताना चाहते हैं कि ऑन टू फंक्शन कैसे है। देखिए यहाँ पर हमारा ध्यान रखना है, कोडोमेन बी में गौर कीजिए, 1 के पास ए प्री इमेज, 2 के पास बी प्री इमेज, 3 के पास सी प्री इमेज, डी के पास यानी 4 के पास डी प्री इमेज, यानी जो भी इधर एलिमेंट है उसका ये क्या कहलाता है, प्री इमेज। इसका ये इमेज और इसका ये प्री इमेज, याद रखना है आपको। चलिए तो हमारा जो भी 1 2 3 4 है, सब के सब कम से कम एक प्री इमेज मिल रहा है, किसमें, डोमेन में। यहाँ भी देखिए 1 के पास 2 प्री इमेज है, इस 1 के पास -1 और +1 2 प्री इमेज हुआ, 0 के पास एक 0 प्री इमेज हुआ, इस 4 के पास -2 और +2 इसका क्या है, प्री इमेज। तो हम गौर करते हैं जो भी हमारा कोडोमेन बी है उसके ईच और एवरी एलिमेंट का कम से कम एटलीस्ट बोलता है कि 1 प्री इमेज होना है, यानी एक हो या एक से ज्यादा होगा चलेगा। तो इस केस में आपका क्या कहलाएगा, ये दोनों फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन है। तो ये मेरा ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ऑन टू फंक्शन। दूसरा क्या नाम है इसका, सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव फंक्शन। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। दोनों ये भी वही बात है, तो लिख देंगे दोनों। यहाँ पर यह है आपका ऑन टू फंक्शन, या इसी को दूसरा नाम हम सर्जेक्टिव भी बोलेंगे, सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो क्या देखें सर्जेक्टिव फंक्शन, आपको क्या ध्यान रखना है, सर्जेक्टिव फंक्शन बस ध्यान क्या रखना है कि जो हमारा सेट बी होगा उस बी के ईच और एवरी यानी प्रत्येक एलिमेंट का कम से कम ए में एक या एक से ज्यादा प्री इमेज मिलना चाहिए। अगर प्री इमेज मिल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, वो ऑन टू है। याद रखिएगा जो फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो इनटू। तो आगे हमको ही जानना है इनटू फंक्शन के बारे में कि इनटू फंक्शन क्या होता है। चलिए नेक्स्ट आपको जानना है इनटू फंक्शन। 4 नंबर में आपको इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन के बारे में क्या बताए थे। अगर मान लीजिए हमारे सेट जो बी है उसमें अगर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसका प्री इमेज आपको ए में न मिले तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम इनटू फंक्शन बोलेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए कहेंगे ए फंक्शन f of a tends to b is said to be into function, into function। इसका दूसरा नाम नहीं है, इसको into a function है, into function if and only if and only if any one element of B has no pre-image in set A। क्या कहना चाहते हैं, देखिए इसमें बताना चाहते हैं आपको ये फंक्शन f of a tends to b is said to be into function if and only if any one element of B has no pre-image in set A। यहाँ पर any one या at least one बोल सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है आप इसमें, any one element या इस जगह आप at least भी बोल सकते हैं, at least one element of B, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब समझना क्या है आपको कि सेट बी के एटलीस्ट वन एलिमेंट का प्री इमेज नहीं मिलना चाहिए, किसमें, तो आपका डोमेन ए में। अगर एक एलिमेंट का कम से कम अगर प्री इमेज नहीं मिलता है, एक से ज्यादा का भी मिलेगा चलेगा, अगर एक एलिमेंट का भी प्री इमेज नहीं मिलता है तो उस केस में वैसे फंक्शन को हम लोग इनटू फंक्शन कहते हैं। और ध्यान रखना है जो फंक्शन ऑन टू ना हो सका वो क्या कहलाता है, इनटू कहलाता है। तो इस बात को ऐसे भी लिख देंगे, एग्जाम्पल देते पहले आपको, देखिए सपोज कीजिए ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है, ठीक। फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, एफ ऑफ ए टेंड्स टू बी। अब देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं ए बी सी डी, इसका इमेज लेते हैं 1, इसका इमेज लेते हैं 2, इसका इमेज लेते हैं 3, इसका इमेज लेते हैं 4, यहाँ पर 5 एक्स्ट्रा डाल। देखिए इस 5 का कोई फ्री इमेज है तो कहेगा नहीं, इसीलिए क्या कहलाया, इनटू कहलाया। या इस तरह का भी ले सकते हैं, देखिए सपोज कीजिए सेट ए है, ये आपका सपोज कीजिए सेट बी है, इस तरह से फंक्शन एफ ऑफ ए टेंड्स टू बी है, -1 का +1, 0 का हम लोग 0, +1 का मान लीजिए ये ले लेते हैं, -2 का +4 और +2 का भी हम +4 और यहाँ पर 5 एक्स्ट्रा ले लेते हैं, या कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए हम 2a एक्स्ट्रा ले लेते हैं, यहीं पर ले लेते हैं 2। अब देखिए जरा गौर से, हमने क्या देखा,
इस फंक्शन में 5 के पास कोई प्री इमेज नहीं है। 5 के पास देखिए 1 का प्री इमेज ए, 2 का प्री इमेज बी, 3 का प्री इमेज सी, डी का 4 का प्री इमेज डी है, लेकिन 5 का कोई प्री इमेज है? तो कहिएगा नहीं है सर, इसीलिए आपका क्या कहलाएगा? इनटू कहलाएगा। यहाँ पर देखिए 1 का 2 प्री इमेज, -1 और +1 है, 0 का 0 प्री इमेज, इस 2 का कोई प्री इमेज नहीं है, और 4 का -2 और +2 प्री इमेज, 2 प्री इमेज है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 के पास कोई प्री इमेज नहीं है, इसीलिए क्या कहलाएगा? इनटू। तो हम दोनों फंक्शन को क्या बोलेंगे? इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन याद रहे, इनटू फंक्शन का दूसरा नाम नहीं है, इस दोनों को हम क्या बोलेंगे? इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा उसको इनटू कहेंगे। इस बात को हम नोट में आपको बता देते हैं। क्या कहेंगे? इफ f of a tends to b is not onto function, then it must be into function। जो फंक्शन आपका ऑन टू नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? तो वो आपका इनटू कहलाएगा। जैसा कि आप एग्जांपल में भी देख पा रहे हैं ना, ये फंक्शन ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे 5 के पास कोई प्री इमेज नहीं है। ये क्यों नहीं है ऑन टू? क्योंकि 2 के पास कोई प्री इमेज नहीं है। तो जिसका अगर प्रत्येक एलिमेंट का, जैसे मान लीजिए 1 का मिला, 2 का मिला, 3 का मिला, 4 का, उसी तरह से अगर 5 का भी अगर मान लीजिए प्री इमेज मिल जाता तो ये आपका ऑन टू होता, इनटू नहीं। क्लियर? लेकिन ये 5 का नहीं मिला, इसीलिए आपका इनटू है, ऑन टू नहीं। अब आगे जो हमको जानना है वो ये जानना है कि कोई फंक्शन अगर मान लीजिए 1 1 ऑन टू दोनों है, यानी 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो उस फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन। उसके बारे में हम लोग अब आगे देखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप्स, यानी 5वां नंबर में आपका था 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। इसका दूसरा नाम क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन। ध्यान से इसको समझिएगा। कोई भी फंक्शन f of a tends to b कब आपका 1 1 और ऑन टू होगा? जैसे कि नाम से ही क्लियर है, 1 1 के फुलफिल करे प्रॉपर्टी को और ऑन टू के। तो 1 1 के लिए क्या है? यानी डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज बनना चाहिए, और ऑन टू के लिए क्या है कि b का ईच और एवरी एलिमेंट के पास एटलीस्ट 1 प्री इमेज होना चाहिए। तो हम ऐसे बोलेंगे, अगर कोई फंक्शन f of a tends to b, वो 1 1 ऑन टू फंक्शन तब कहलाएगा जब वह 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। ठीक है? तो उसी बात को हम लिख देते हैं। आइए देखिए, यहाँ से लिखिए, a function f of a tends to b is said to be 1 1 and onto function। और दूसरा नाम इसका क्या बोले? बाइजेक्टिव। लिखिएगा बाइजेक्टिव फंक्शन if and only if f is both function, that is f is 1 1 and onto function। 1 1 एंड ऑन टू दोनों फंक्शन होना चाहिए, तब कहेंगे। इसको एग्जांपल समझिए, क्या कहना चाहता है? देखिए, सपोज कीजिए ये मेरा सेट ए है, ये आपका सेट बी है। ठीक, कोई फंक्शन डिफाइन है जो कि ए से बी की ओर, हम ऐसे लिख देते हैं, डिफाइन है f ऑफ a टेंस टू b। सपोज कीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। इसका इमेज 1, इसका इमेज 2, इसका इमेज 3, इसका इमेज 4, इसका इमेज 5। ठीक है, गौर से देखिए। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा ये फंक्शन 1 1 है। क्यों 1 1 है? कि एक के डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है। ये मेरा ऑन टू भी एक ही से। तो देखिए बी में जितने भी एलिमेंट है, 1 के पास ए प्री इमेज, 2 के पास बी प्री इमेज, 3 के पास सी प्री इमेज, 4 के साथ पास है आपका 4 का प्री इमेज डी है, 5 का प्री इमेज है। जितने भी एलिमेंट है सबके पास एटलीस्ट 1 प्री इमेज है। तो इसीलिए ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? इसका नाम पड़ गया आपका 1 1 ऑन टू फंक्शन, या उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन। ध्यान रखिएगा, जो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन होता है उसी के पास इन्वर्स होता है, यानी वही इन्वर्टिबल फंक्शन भी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन इधर से इधर डिफाइन है, फिर इधर से इधर भी डिफाइन होगा। ऐसे फंक्शन को हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन भी बोलते हैं। यानी हमको ध्यान रखना है कि इन्वर्स उसी फंक्शन का मिलेगा जो 1 1 एंड ऑन टू दोनों होगा। क्लियर है? ये बात आपको बताया गया है 1 1 और ऑन टू के लिए। हम यहाँ पर नोट में एक बात आपको बोल दे,
कि इन्वर्स होगा उसी फंक्शन के पास। क्या लिखिएगा, कहिएगा इफ एफ ऑफ ए टेंस टू बी ए 1 1 1 1 and onto function that is bijective function, then it has a inverse function that is it is invertible फंक्शन, वो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, यानी उसका इन्वर्स मिलेगा। ठीक है, ये कहना यही चाहता है कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल या उसका इन्वर्स तभी होगा जब हमारा वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो, यानी इधर से इधर भी डिफाइन हो और इधर से इधर भी डिफाइन होगा। ऐसे फंक्शन को हम लोग 1 1 यानी ऑन टू या बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अभी तक आपने इसका टाइप्स देखा फंक्शन का। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो बताएगा एग्जाम में, 12 के एग्जाम में ये पूछा जाता है। जनरली सवाल आपसे यही पूछेगा कि 1 1 ऑन टू चेक करके बताइए। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन। एक चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लिख दिया क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ r टेंड्स टू r given by f equal to 3x minus 4 is 1 1 and onto function that is bijective function, यानी फंक्शन आपका दिया है f(x) का वैल्यू आपका 3x minus 4, उसको आपको 1 1 and onto यानी बाइजेक्टिव फंक्शन दिखाना है। ये क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, इस तरह से देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई हम लोग कैसे सॉल्यूशन लिखेंगे, सो देखिए यहाँ पर r माने रियल नंबर होगा, हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ से कहेंगे हियर f of r tends to r such that f of x equal to 3x minus 4। ठीक है, इतना गिवन है, लिख दीजिए गिवन। ठीक, अब आइए कहेंगे टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करके बताना है। टू प्रूव दैट f is 1 1 and onto function that is बाइजेक्टिव फंक्शन, इसको हमको बाइजेक्टिव दिखाना है। ठीक है, देखिए पहले 1 1 दिखाएंगे। आइए 1 1 फंक्शन दिखाने के लिए यहाँ से लिखेंगे नाउ, सबसे पहले 1 1 चेक करते हैं। तो ऐसा कीजिए, हम डोमेन का यानी डोमेन ये r है, इसका 2 एलिमेंट सेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r, ब्रैकेट में डोमेन डाल दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो कि r आप डोमेन लिए कि कोडोमेन। डोमेन, ठीक है, लिख दिए x1 x2 बिलोंग्स टू r डोमेन सच दैट कि f ऑफ x1 इक्वल टू है f ऑफ x2 दिया हुआ है। देखिए हमने 2 एलिमेंट x1 x2 लिया है डोमेन से, अगर दोनों का इमेज हम बराबर लेते हैं, ठीक है, ले f ऑफ x1 इक्वल टू अगर हम ये दिखा दें कि दोनों एलिमेंट सेम है तो ये 1 1 शो होगा। हम क्या करेंगे, देखिए अब दैट इम्प्लाइज f ऑफ x1 का वैल्यू बैठा दे, इसको फर्स्ट मान लीजिए, कहेंगे बाई फर्स्ट। देखिए क्या आएगा, यहाँ से x है तो 3x माइनस 4, तो f(x) का वैल्यू क्या हो जाएगा, f(x1) का वैल्यू हो जाएगा 3x1 माइनस 4, और f ऑफ x2 का वैल्यू क्या होगा, देखिए तो क्या लिखिएगा 3x2 माइनस 4, कहिए बाई इक्वेशन फर्स्ट, यानी फर्स्ट इक्वेशन से ये बात आया। ठीक है, अब आइए जरा गौर से देखिए, अगर हम यहाँ से गौर कीजिए, अगर हम यहाँ से इस 4 से 4 को कैंसिल कर दें, क्यों, ये -4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास अब क्या बचा, अब बचा हमारे पास 3x1 इक्वल टू 3x2। अगर 3 से 3 को कैंसिल कर देता क्या आएगा, यहाँ से आया दैट इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। जरा गौर कीजिए, फॉर ऑल कहेंगे फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू r, यानी डोमेन, रियल नंबर डोमेन से लिए थे उसके लिए। ठीक है, हमने क्या दिखाया, अगर हम 2 एलिमेंट x1 x2 r को डोमेन का लिए और दोनों का इमेज बराबर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लिए, हमने क्या दिखा पाए, x1 बराबर x, अगर ये x1 बराबर x2 आएगा तो समझिए 1 1 है। अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 आता या प्लस माइनस x2 आता तो फिर क्या कहलाता, वो मैनी 1 में चला जाता। तब कह सकते हैं कि देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन, f आपका 1 1 फंक्शन हो गया। ठीक, अब आइए दूसरा टाइप्स आपको जानना है।
ऑन टू के लिए तो लेट कर लेंगे, लेट y बिलोंग्स टू r। ये r आपका यहाँ से कोडोमेन में लीजिएगा, ब्रैकेट में लिख देते हैं कोडोमेन, कोडोमेन सच डेट, इस तरह से लिए सच डेट कि y बराबर एफ ऑफ एक्स है। y क्या है? एफ ऑफ एक्स के बराबर है। अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं, आइए यहाँ लिख देते हैं। अब हम क्या लिखें? y बराबर, यहाँ से कहेंगे डेट इम्प्लाइज y, तो y रहा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू फर्स्ट से बैठाइए। क्या बैठाइएगा? तो कहिएगा आप यहाँ से 3x माइनस 4 कह देते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से ये बात आया। अब यहाँ से गौर कीजिए, जैसे हमारा y x में कन्वर्ट है, ठीक उसी तरह से आप x को y में कन्वर्ट करें। सबसे पहले -4 को इधर भेजिए, तो क्या लिखेगा? y यानी माइनस से +4 हो गया इक्वल टू 3x। देखिए -4 था, इधर भेज दिए +4 हो गया। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि y + 4/3 इक्वल टू x आया। हमारा y का वैल्यू x का वैल्यू आ गया, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि देयरफॉर x इक्वल टू y + 4/3। ठीक है, यहाँ इतना आया। अब हम कहेंगे कि देयरफॉर एफ ऑफ x इक्वल टू, क्या है एफ ऑफ x? देखिए 3x माइनस 4। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि डेट इम्प्लाइज एफ ऑफ, ये पूरा वैल्यू डाल दें तो y + 4/3 इज इक्वल टू क्या देगा? देखिए 3 ब्रैकेट में लिखिएगा, y + 4/3, x की जगह देख लीजिए -4, 3 से 3 काट दीजिए, रिजल्ट क्या हो जाएगा? देखिए तो होगा y + 4 - 4 कट गया। क्या मिला? इतना का वैल्यू y जो कि बिलोंग्स करेगा r में। y आया, बिलोंग्स कर गया r, यानी कोडो में जिसको हमको माने थे आ गया इसका वैल्यू। हम कह सकते हैं यहाँ से देयरफॉर एफ ऑफ y + 4/3 का वैल्यू y आया, जो कि आपको किस में बिलोंग्स करता है? यानी r में, r माने कोडोमेन में जहां से लिए थे बिलोंग्स करता है। इसका क्या मतलब है? दैट इंप्लाइज करेगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ r, इसको लिख दीजिएगा कोडोमेन हैज ए प्री इमेज इन r, यानी डोमेन में हुआ। अंत में क्या बताता है? मतलब देख लीजिए, प्रत्येक एलिमेंट जो होगा r कोडोमेन, उसके पास कम से कम एक प्री इमेज r डोमेन में है। तब यहाँ से आके लिख सकते हैं हेंस, देके देखिए क्या देंगे? हेंस f इज ऑन टू, f आपका ऑन टू हो गया, अंत में लिख दीजिए, यानी हेंस की जगह 10 लिखिए, 10 f इज ऑन टू, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज मिला था, हेंस लगा के लिख दीजिए हेंस f इज 1 and onto function that is bijective फंक्शन। ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये y + 4 है, गिर देते हैं ग्रुप्ड। इस तरह से आपने क्या देखा? इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में हमने क्या किया फिर से एक बार समझा देते हैं। हमारा फंक्शन था एफ ऑफ r टेंड्स टू रियल नंबर से रियल और डिफाइन था, एफ ऑफ दिया था 3x - 4, हमको दिखाना था ये 1 on 2 यानी बाइजेक्टिव होगा। तो पहले हम 1 चेक किए। 1 में ध्यान रखना क्या है आपको मालूम है? कि आप डोमेन से 2 एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे x1 और x2, ताकि दोनों का इमेज बराबर हो, और उससे दिखा देंगे कि दोनों जो एलिमेंट आपने सेलेक्ट किया है डोमेन का वो इक्वल है। अगर इमेज इक्वल है तो एलिमेंट इक्वल होगा। अगर ऐसा कर पाए तो 1 हो गया। ऑन टू में क्या करते हैं हम लोग? यहाँ से यानी को डोमेन से एक एलिमेंट y लेते हैं, सच दैट उसका प्री इमेज मानते हैं कि आपका एफ ऑफ एक्स है। तो हमने वही लिखा कि लेट y बिलोंग्स टू r कोडोमेन सच दैट y बराबर एफ ऑफ एक्स, यानी y बराबर एफ ऑफ एक्स है, यानी इसका मान लिए। अब वहां से हम उसको दिखा देते हैं सॉल्व करके, और जो भी वैल्यू आएगा x का वैल्यू आया y + 4/3, अगर इसको डालने पर अगर मान लीजिए वो y के बराबर आता है, इसका मतलब होता है कि प्रत्येक एलिमेंट जो कोडोमेन उसका प्री इमेज है। इस तरह से हमने दिखाया कि y आ गया, y बिलोंग्स टू r कोडोमेन। तो हम बोल सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ r कोडोमेन हैज ए प्री इमेज इन r डोमेन, यानी प्रत्येक एलिमेंट का डोमेन मिल रहा है प्री, इसमें डोमेन में उसका प्री में। तो कह सकते हैं 10 f इज ऑन टू, f ऑन टू आता, तो हेंस हम क्या बोल देंगे? अगर मेरा f जो फंक्शन है 1 हो गया, ऑन टू हो गया, तो नहीं बोल सकते उसको, हम लोग उसको बोलेंगे 1 एंड ऑन टू फंक्शन, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन। ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड में पूछा जाता है इस तरह का टाइप का, इसलिए आप अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। अब हम लोग जो चलेंगे थोड़ा सा इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट
आगे आपको जानना है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, यानी कोई फंक्शन का इनवर्स कब होगा। इस बात को तो पहले भी हम बता चुके हैं कि कोई फंक्शन का इनवर्स कब मिलेगा, जब वो फंक्शन क्या होना चाहिए, तो कहिएगा बाइजेक्टिव होना चाहिए, यानी 1 1 on 2 जब फंक्शन है यानी बाइजेक्टिव फंक्शन होगा उसी का इनवर्स मिलेगा। तो इस बात को हम ऐसे लिखते, देखिए लेट कर लेते हैं यहाँ से कि लेट एफ ऑफ ए टेंस टू बी ए 1 1 and onto function that is bijective function। ये आपका bijective function है, bijective function such that f of x equal to y। ठीक, अब देखिए तब हम कहेंगे then the inverse of f is f inverse such that b tends to a। then the inverse of f is f inverse b tends to a is a function such that f inverse y इक्वल टू x। देख लीजिए इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कहिएगा f इनवर्स y इक्वल टू x होगा। अब हम यहाँ से कह सकते हैं तो इनवर्स क्या लाएगा, तो f इनवर्स इक्वल टू इतना लिख दिए। हम क्या लिखे यहाँ पर, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन लेट f ऑफ a टेंस टू बी a 1 1 and onto function that is bijective function such that f of equal to y, then the inverse of f is f inverse, इसको such that पढ़ेंगे f inverse such that b tends to, यानी ये है और मान लीजिए फंक्शन आपका a से b की ओर डिफाइन है तो f इनवर्स जो होगा वो b to a की ओर डिफाइन होगा। तो हम लिख दिए f इनवर्स b tends to a इज ए फंक्शन होगा such that f इनवर्स y इक्वल टू x होगा। तो ये इसका इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल हम लेट कर लेते हैं एफ ऑफ ए टेंस टू बी ए फंक्शन, एक फंक्शन है सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x + 3 दिया हुआ है। अब इसका इन्वर्स निकालना है, तब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि y बराबर एफ ऑफ एक्स डेट इम्प्लाइज y बराबर क्या होगा 2x + 3। अब यहाँ से हम कहेंगे y - 3 इक्वल टू 2x, यहाँ से क्या बोलेंगे x इक्वल टू y - 3/2। ठीक है, अब देखिए x किसको माने हैं, तो इसको y माने हैं, तो यहाँ से क्या लिखेंगे डेट इम्प्लाइज ये हो गया f इनवर्स y, तो इसका वैल्यू आया y - 3/2। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए f इनवर्स। हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर f इनवर्स x का मतलब क्या होगा, यानी यहाँ y की जगह x डाल दे तो क्या लिखिएगा, आप कहिएगा x - 3/2, यही ना, x - 3/2। तो ये आपका इनवर्स मिल गया। देख लीजिए f इनवर्स फंक्शन होगा ना, ये इसका इनवर्स ये निकाल दीजिए इस तरह से। हम कह सकते हैं यहाँ से hence f इनवर्स x इज इक्वल टू x - 3/2। ठीक है, यही इसका आंसर। इन्वर्स निकालना होगा किसी फंक्शन को, तो आप इस तरह से इन्वर्स निकाल चेक कीजिए। अगर ये फंक्शन के पास इन्वर्स है तो इस बात का ख्याल रखिए फंक्शन कैसा होगा, हमारा जो f होगा वो 1 1 on 2 फंक्शन होगा, यानी आपका वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। जब तक बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होता है तब तक उसका इन्वर्स याद रखेंगे नहीं मिलता है, इस बात को ख्याल रखेंगे। ये था आपका इन्वर्स ऑफ फंक्शन। अब हमको आप आगे जानना है कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन, इन 2 फंक्शन का हम लोग कंपोजिशन कैसे करेंगे। अगर नेक्स्ट आपको जानना है यानी कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन, इन 2 फंक्शन का हम लोग कंपोजिशन कैसे करेंगे। मान लीजिए कि एक फंक्शन f जो है a से b की ओर डिफाइन है और फंक्शन जो g है वो b से c की ओर डिफाइन है। ठीक है, 2 फंक्शन दिया हुआ है आपका। अब अगर दोनों फंक्शन f और g का अगर कंपोजिशन करना है कि एक ऐसा फंक्शन डेवलप कीजिए जो डायरेक्ट आपको यानी a से लेके c तक पहुंचा दे, उसी को हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसको हम लोग गॉफ के नाम से जानते हैं, GOF गॉफ बोलेंगे। तो गॉफ ऑफ x कहेंगे और गॉफ ऑफ x टू g बाहर हो जाएगा। पहले हम फर्स्ट फंक्शन f का रूल करेंगे जो कहेगा वो, और उसके बाद g का करेंगे। इसको कैसे लिखिएगा देखिए, हम पहले यहाँ से लेट कर लेते हैं कि लेट f of a tends to b and g of b tends to c be two
गिवन फंक्शंस, ये दो दिया गया फंक्शंस हैं, ठीक है फंक्शंस। हाँ भाई, तब कहेंगे देन देयर कंपोजिशन then their composition is a function, ये भी एक फंक्शन होगा, फंक्शन from set A to set C and it is denoted by gov and defined as, इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है। देखिए डिफाइंड एज हम बोल देंगे gov ऑफ x का मतलब g बाहर कर्ली ब्रैकेट में f ऑफ x, इस तरह से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट E। यहाँ पर x कहाँ बिलोंग्स करेगा, सेट A। देखिए हम क्या लिखे हैं, कहेंगे कि let f of A tends to B and g of B tends to C be two given functions, then their composition is a functions from set A to set C is and it is denoted by gov and defined as gov equal to हो जाएगा आपका gov of x को क्या लिखेंगे, g बाहर यानी जो x के तरफ सीधा देखिए जो फर्स्ट है तो f का रूल फर्स्ट होगा, gov इतना कहेगा। ऑल्सो एक बात ध्यान रखिएगा, नोट में बता दें, अगर इसी जगह अगर आपको कहेगा फॉग, क्या होगा, फॉग ऑफ एक्स। देखिए फॉग ऑफ एक्स के लिए क्या कहेंगे मालूम, देखिए यहाँ पर f बाहर हो जाएगा, पहले वर्ड gx का होगा, gx कह सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, यहाँ g का फंक्शन कौन है, देखिए g का डोमेन b, तो यहाँ x बिलोंग्स टू b होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी कंपोजिशन कब डिफाइन होगा, जब इसका फंक्शन f का जो रेंज होगा, यानी आपका जो b है वो दूसरे फंक्शन g के डोमेन का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, यानी उसमें बिलोंग्स करना चाहिए, इसका सारा एलिमेंट इसमें आना चाहिए, तभी जाके ये डिफाइन होता है। और इस पर एक एग्जांपल दे देते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल कहेंगे फाइंड gov and fog if f of x equal to 8x cube and g of x equal to x के पावर 1/3 ये दिया हुआ है, आपको निकालना है gov और fog दोनों। आइए देखिए इसको कैसे बनाते हैं, हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। हम यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे, सबसे पहले कहेंगे देखिए क्या क्या दिया है, कहेंगे हियर आपका f ऑफ x का वैल्यू दिया हुआ है 8x क्यूब एंड g ऑफ x का वैल्यू दिया हुआ है आपका कितना, x टू द पावर 1/3, ठीक है, ये कह देते हैं गिवन, इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब कहेंगे आपसे यहाँ से कि नाउ सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, गॉफ, तो gov ऑफ x क्या लिखेंगे, g बाहर कर्ली ब्रैकेट में f ऑफ x, इस तरह से पहले फंक्शन किसका होगा, g यानी f का, तो हमारा g बाहर रहा। चलिए f का वैल्यू है 8x क्यूब, इस तरह से, ठीक है, कहिए बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू बैठाएं, तो देख पा रहे हैं क्या देगा, देखिए अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं gx में क्या है, तो बोलेंगे 8x क्यूब का पावर 1/3, क्या आप इसको लिख सकते थे, देखिए 2x के पावर 3 उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/3, कैसे, तो मालूम है 2x का क्यूब करेंगे तो 8x क्यूब हो जाएगा। अब इस 3 से 3 को काट दें तो क्या जवाब आया, 2x आया। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि देयरफॉर gov ऑफ जो x है उसका वैल्यू आपका 2x आया। अब अल्सो निकाल देते हैं, देखिए दूसरा क्या कहा था आपका, फॉग भी निकालना है, तो कहेंगे यहाँ से अल्सो FOG फॉग ऑफ x, क्या लिखेंगे, f बाहर कर्ली ब्रैकेट में g ऑफ x पहले, अब इसका वैल्यू बैठा दें तो क्या लिखे, f gx का वैल्यू बताइए, gx का मान क्या दिया है, gx का मान देखिए x के पावर, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर 1/3, इस तरह से बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से क्या आएगा। अब इसको ले चलते हैं f ऑफ x में, तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ से लिख सकते हैं, तो 8x इसका वैल्यू हुआ x के पावर 1/3, ठीक, तो इसको लिखिएगा 8, ठीक है, x तो बोले x का वैल्यू कितना है, देख लीजिए 1/3, इसका पावर क्यूब कर दीजिए,
क्योंकि जो चीज डालेंगे उसका पावर क्यू है, यानी x डाले तो x के 8x के क्यू, यहाँ p डालते तो 8p का क्यू होता, तो वहां पर हम डाले x के पावर 1/3, तो क्या डालेंगे 8x के पावर यहाँ से, तो क्या देगा वैल्यू देखिए, यहाँ से आ जाएगा 8x के पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 काट दीजिए, क्या जवाब आया 8x आया। हम बोल सकते हैं देयरफॉर फॉग f ऑफ x, फॉग का जो वैल्यू होगा वो 8x होगा। ठीक, अंत में आप हेंस देके लिख सकते हैं। हेंस बताइए क्या क्या लिखेंगे, पहले गॉफ GOF गॉफ ऑफ x का वैल्यू हमारा 2x प्राप्त हुआ था, एंड दूसरा फॉग था, फॉग का वैल्यू फॉग ऑफ यानी फॉग ऑफ x का वैल्यू 8x आया। क्या क्लियर, दोनों आंसर हो गए। ठीक, अब इस बात को ध्यान रखिएगा, जनरली हमारा गॉफ नॉट इक्वल टू फॉग होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि दो फंक्शन का हम कंपोजिशन करते हैं, इस बात का ख्याल रखेंगे। पहला फंक्शन मान लो a से लेके b तक गया, दूसरा फंक्शन b से लेके c तक गया, तो हम डायरेक्ट एक कंपोजिशन फंक्शन में डायग्राम को भी हम समझा सकते हैं। अगर डायग्राम में बनाइएगा तो डायग्राम इस तरह से देख लीजिएगा कि अगर इसका डायग्राम जानना चाहते हैं तो इस तरह देखिए। सपोज कीजिए ये आपका a है फंक्शन, यहाँ पर ये फंक्शन b है, ठीक, और यहाँ पर फंक्शन आपका c है, इस तरह से। तो अगर मान लीजिए फंक्शन ऐसे ट्रांसफर हुआ है f ऑफ a टेंस टू b, और ये फंक्शन यहाँ से हुआ है g ऑफ देखिए b टेंस टू c की ओर बढ़ा है, ठीक है। तो डायरेक्ट कोई फंक्शन इस तरह से यहाँ पहुँचा दे, इसी को हम लोग गॉफ कहते हैं, गॉफ ऑफ, जो कि डायरेक्ट हमको a टेंस टू c की ओर ले जाए, ठीक है। तो इस तरह से देखिए फंक्शन यहाँ पर a से ले गया f b तक, b और g ले गया b से उठा के c तक, तो डायरेक्ट रास्ता जो a से लेके हमको c तक पहुंचाता है उसी को हम लोग गॉफ के नाम से जानते थे। ये था आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब हम लोग देखेंगे बाइनरी ऑपरेशन के बारे में, जानेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। चलिए नेक्स्ट है आपको जानना है बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है इसको जानिए। इसमें भी क्वेश्चन 1-2 नंबर का 4 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड में, इसलिए आपको ध्यान से देखिएगा। कहता है बाइनरी ऑपरेशन स्टार, इसको स्टार कह सकते हैं, ओ दे देता है या कुछ भी अलग ढंग से डिनोट करता है, तो हम यहाँ पर स्टार दिए कि ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट ए इज ए फंक्शन होगा, यानी बाइनरी ऑपरेशन स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टेंड्स टू ए। मतलब समझना है कि बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए जो हम ए क्रॉस ए से एलिमेंट लेते हैं वो ए में ही बिलोंग्स करना चाहिए, यानी यहाँ डोमेन हो जाएगा ए क्रॉस ए और रेंज हो जाएगा आपका उसका कोडोमेन हो जाएगा ए, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए बाइनरी बी। इसको क्या रीड करेंगे ए बाइनरी बी। जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दे के हम बताएं कि अगर जैसे नेचुरल नंबर पर डिफाइन करना है, जैसे आपको कहेगा कि सो डैट, क्वेश्चन होगा आपके सामने इस तरह से देखिए कि सो डैट, फॉर एग्जांपल ले लें, कहेगा फॉर एग्जांपल आपको कहता है कि सो डैट स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन n क्रॉस n टेंस टू n is a बाइनरी ऑपरेशन होगा such that a बाइनरी b इक्वल टू कह दे a प्लस b फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू n, यानी n बोले तो डोमेन या नेचुरल नंबर का। अब गौर कीजिए, हम जैसा कि जानते हैं इसको दिखाना ही बाइनरी ऑपरेशन है, तो आप जानते हो ना कोई भी नेचुरल नंबर को हम लेते हैं, अगर हम दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या देगा, वो बाइनरी ऑपरेशन यानी नेचुरल नंबर देगा। तो हम यहाँ कहेंगे शो करके दिखाना है, तब इसका लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए कहेंगे कि वी नो डैट हम लोग ये जानते हैं द सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर। क्या बात सही है ना, समझ रहे हैं क्या कहना चाहते हैं। अगर दो नेचुरल नंबर को लेके अगर हम एडिशन करें तो रिजल्ट क्या होगा, ऑलवेज नेचुरल नंबर होगा। तो गौर कीजिए, हम यहाँ पर ए और बी दो नेचुरल नंबर को लिया, दोनों का एडिशन किए a प्लस बी, तो वी क्या देगा, नेचुरल नंबर ही देगा। तो इसलिए हम कहते हैं वी नो डैट द सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर इज ए ऑलवेज नेचुरल नंबर एज, जैसा कि मान लीजिए 2 बिलोंग्स टू n एंड 3 बिलोंग्स टू n सच दैट, अब हम कहेंगे बिलोंग्स कर लिए इस दोनों में, तब कहेंगे कि देयरफॉर 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 क्या देगा, तो 2 प्लस 3 कितना हुआ 5 ऑल्सो बिलोंग्स टू n। देखिए 5 जो है वो नेचुरल नंबर में है तो वैलिड ऑपरेशन होगा। तो हम कह सकते हैं कि हेंस देखिए हेंस स्टार जो था स्टार सच दैट n क्रॉस n टेंस टू n इज
ए बाइनरी ऑपरेशन होगा, बाइनरी ऑपरेशन सच दैट ए बाइनरी बी इक्वल टू ए प्लस बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर। इस तरह से ये प्रूव हो गया, यानी प्रूव करके दिखाएगा। इसी जगह गौर कीजिए, अगर हमारा सब्ट्रैक्शन का देता तो हम जानते हैं ना कि दो नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन ऑलवेज नेचुरल नंबर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम एक 3 लेते हैं और एक 5 लेते हैं, 3 भी नेचुरल नंबर है, 5 भी नेचुरल नंबर। लेकिन जरा सोच के देखिए, अगर हम दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं, देखिए इस बात को नोट में जान लीजिए, इस तरह से नोट में बता दें ताकि आपको क्लियर है कंसेप्ट। नोट इस तरह से देखिए, 3 बिलोंग्स टू एन एंड यहाँ से 5 बिलोंग्स टू एन, बट आप अगर आपसे 3 - 5 कहेगा तो -2 डज नॉट बिलोंग्स टू एन। -2 है नेचुरल नंबर, कहेगा नहीं, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि देयरफॉर ये जो माइनस का साइन हुआ, ये माइनस का जो चिन्ह हुआ ना, माइनस का जो साइन हुआ इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने दो नेचुरल नंबर लिया, उस पर सब्ट्रैक्शन का साइन का जो बाइनरी ऑपरेशन किए, मान लीजिए माइनस सब्ट्रैक्शन का, तो जो रिजल्ट आया -2 नेचुरल नंबर नहीं हुआ। तो इसके लिए हमको समझना होगा कि बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए हम जहां से दो एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, उसको ऑपरेट यानी ऑपरेशन करने के बाद जो रिजल्ट आना चाहिए उसी सेट का आना चाहिए। अगर मान लीजिए दो नेचुरल नंबर को लेके अगर हम उसका एडिशन करते हैं तो जो रिजल्ट होता है एडिशन के बाद वो नेचुरल नंबर आता है। इसीलिए प्लस का जो साइन हुआ वो बाइनरी ऑपरेशन, वैलिड बाइनरी ऑपरेशन है। बट लेकिन माइनस का जो साइन होगा वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको हमने बताया कि 3 और 5 दो नेचुरल नंबर लेते हैं, दोनों का डिफरेंस करते हैं तो -2 आया, तो -2 नेचुरल नंबर नहीं है, जिसके कारण बोलेंगे माइनस का जो साइन होगा वो नॉट बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा, लेकिन एडिशन का साइन कहलाएगा। उसी तरह से अगर आप मान लीजिए मल्टीप्लाई का साइन लेते हैं तो कोई दो नेचुरल नंबर को ले लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, नेचुरल नंबर होगा तो वो भी आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो इस तरह से देख के चलिएगा कि बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए डिफिनेशन क्या कहा कि ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट ए function such that a cross a tends to a and it is denoted by a binary b, उसको a binary b से कहते हैं। यानी बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए हम जहां से दो एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, ऑपरेट करने के बाद जो रिजल्ट आना चाहिए उसी सेट का होना चाहिए। अगर सेट का है तो बाइनरी ऑपरेशन है, नहीं है तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब हम लोग इसमें कुछ बातें हैं जिसको कुछ टर्म उसको हम बताएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन में क्या क्या होता है, यानी वो कम्यूटेटिव कब होगा, एसोसिएटिव कब होगा, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट कब मिलेगा, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ध्यान से देखिएगा, कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए पर कम्यूटेटिव कब होगा? कम्यूटेटिव होने के लिए आपको ए बाइनरी बी बराबर बी बाइनरी ए होना चाहिए। उसी तरह से मान लीजिए जहाँ पर ए जो ए और बी जो होगा वो सेट ए में बिलोंग्स करेगा। उसी तरह से कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टार अगर एसोसिएटिव कब होगा? जब उसको मान लीजिए 3 एलिमेंट लेते हैं ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, तो उस समय ए बाइनरी बी होल ब्रैकेट बंद कीजिएगा, फिर बाइनरी सी, यानी पहले ए बी का बाइनरी ऑपरेशन करने पर जो रिजल्ट आएगा उसका ऑपरेशन आप सी के साथ करेंगे, वो रिजल्ट सेम आएगा। अगर हम पहले बी और सी का बाइनरी ऑपरेशन करते हैं तब उसके बाद ए के साथ करें तो उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे? ए बाइनरी बी ब्रैकेट बंद बाइनरी सी इज इक्वल टू ए बाइनरी और ब्रैकेट के अंदर में बी बाइनरी सी बोलेंगे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। तो ही बात आपको लिखा हुआ है, समझाते हैं हम एक एक करके। पहला आपका है कम्यूटेटिव लॉ। देखिए, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए इज सेट टू बी कम्यूटेटिव, यानी कोई भी स्टार बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव कब होगा? इफ फॉर ऑल स्मॉल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, यानी जो हम एलिमेंट लेंगे ए बी वो सेट ए का होना चाहिए। ए बाइनरी बी इक्वल टू बी बाइनरी, अगर ए बाइनरी बी अगर बी बाइनरी के इक्वल है तो हम उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करता है। ठीक है, आइए अब आता है एसोसिएटिव लॉ। क्या कहा? ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए इज सेट टू बी एसोसिएटिव इफ फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, यानी ए बी सी जो हम लेंगे वो सेट ए का लेंगे। ठीक है, सच डेट क्या लिखे? ए बाइनरी बी होल बाइनरी सी, मतलब ए बी का बाइनरी ऑपरेशन पहले करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका बाइनरी हम सी के साथ करेंगे, इक्वल आएगा। ए बाहर है, ए बाइनरी होल ब्रैकेट में बी बाइनरी सी है। पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्कआउट पहले ए बी का होके तब सी के साथ होगा और यहाँ पर पहले बी सी का होके तब ए के साथ होगा। अगर ये दोनों रिजल्ट बराबर आता है तो हम क्या बोलेंगे? ये एसोसिएटिव लॉ को फुलफिल करता है। ठीक, आगे आता है आपको आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? मान लीजिए एक ऐसा कोई एलिमेंट हम ई लेंगे जिसको कोई भी एलिमेंट स्मॉल ए के साथ ऑपरेट करने पर उसमें कोई फर्क ना पड़ता हो। उसी बात को हम लिखते हैं कि लेट स्टार ए क्रॉस ए टेंड्स टू ए बी ए बाइनरी ऑपरेशन, देन देयर एग्जिस्ट अन एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट स्मॉल ई बिलोंग्स टू सेट ए
सच दैट ए बाइनरी ई इक्वल टू ई बाइनरी ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब कहना चाहता है एक स्मॉल ई एलिमेंट हमको सेट ए का मिलना चाहिए, जिसके साथ अगर हम कोई भी सेट ए के किसी भी एलिमेंट स्मॉल ए को अगर ऑपरेट करें, बाइनरी ऑपरेशन करें, जैसे स्टार है, तो अगर हम ए स्टार यानी बाइनरी ऑपरेशन ई इक्वल टू होना चाहिए ई बाइनरी ऑपरेशन ए इक्वल टू ए। मतलब ई एलिमेंट के साथ कोई भी सेट ए के एलिमेंट का बाइनरी ऑपरेशन करने पर उस एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं आता है, उस केस में स्मॉल ई को हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट के नाम से जानते हैं। तो वही बातें लिखा हुआ है, आप देखिए, इन दिस केस ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है आपको, ए बाइनरी ई इक्वल टू ई बाइनरी ए इक्वल टू ए, यानी ई एलिमेंट के साथ स्मॉल ए का बाइनरी ऑपरेशन करने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए स्मॉल ई को हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट के नाम से जानेंगे। ओके, अब पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। यानी आपसे ये जानना चाहेगा कि मान लीजिए किसी सेट ए में एन एलिमेंट है तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितना होगा। तो आपको मालूम है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एक फंक्शन है। बाइनरी ऑपरेशन भी क्या है, फंक्शन है, जो स्टार ए क्रॉस ए टेंड्स टू ए की ओर डिफाइन होता है। उस केस में हमको अगर उसका नंबर पूछेगा तो याद रखिएगा n के पावर n इंटू n मल्टीप्लाई होता है n के पावर n स्क्वायर। कैसे आया उसको बताते हैं। देखिए क्या लिखे, देखिए यहाँ पे लिखे लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट जानते हैं ना, वैसा सेट जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। तो नॉन एम्प्टी सेट ले लिए हैविंग n एलिमेंट, उसके बाद कितना एलिमेंट लिए हम, n एलिमेंट ले लिए, ठीक है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या n लेते हैं। देन कहना चाहता है ए बाइनरी ऑपरेशन इज ए फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टेंड्स टू ए। आप जानते हैं ना कि हमारा जो स्टार है, जो बाइनरी ऑपरेशन होता है, वो ए क्रॉस ए से ए की ओर डिफाइंड एक फंक्शन है, इसीलिए बात लिखा। तब कहा हेंस द नंबर ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए इक्वल टू n टू द पावर n मल्टीप्लाई n। आपको मालूम है n एलिमेंट की संख्या है सेट ए में, उसके माथा पर पावर रख दीजिए n क्रॉस है। जब n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर, क्या बोलेंगे, n टू द पावर n स्क्वायर। हम इस बात को ख्याल रखेंगे, अगर किसी सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या n है तो टोटल बाइनरी ऑपरेशन की जो संख्या होगा वो हो जाएगा n टू द पावर n स्क्वायर, या n टू द पावर n इंटू n, याद रखिए उसको बोल सकते हैं n के पावर n स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ तक हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को देख चुके। अब आइए कुछ इंपोर्टेंट बात, आप जानते हैं ना कि बिहार बोर्ड में MCQ 50 नंबर क्वेश्चन MCQ होता है, कभी कभी पूछ देता है कि आपको इंजेक्टिव फंक्शन की संख्या क्या होगा, ऑन टू फंक्शन की संख्या क्या होगा, उससे संबंधित कुछ नोट है जिसको हम आपको समझाना चाहते हैं। उस नोट को बता दें ताकि MCQ बनाने में आपको कंफ्यूजन न हो। चलिए हम लोग सम इंपोर्टेंट रूल्स देख लें जो ऑब्जेक्टिव में हमें काम आएगा, उसको जानना है आपको। आइए क्या क्या कहना चाहता है सुनिए। सबसे पहले लिखे हैं सम इंपोर्टेंट रूल्स। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स है। देन एंड एफ ऑफ ए टेंड्स टू बी ए फंक्शन और एफ ऑफ ए टेंड्स टू बी एक फंक्शन है, ठीक है। आइए तब कहता है इफ द फंक्शन इज, फंक्शन क्या होगा देखिए, इंजेक्टिव, यानी जिसको हम लोग वन वन फंक्शन बोलते थे। इंजेक्टिव कब होगा, ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ बी। मतलब सेट ए में एलिमेंट की संख्या सेट बी के एलिमेंट की संख्या से या तो कम होगा या बराबर होगा, इसीलिए हम लिखे हैं नंबर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ बी। ये इंजेक्टिव के लिए कंडीशन होता है। उसके बाद आता है आपको सर्जेक्टिव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन टू बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। देन नंबर ऑफ ए ग्रेटर देन नंबर ऑफ बी, यानी कोई फंक्शन सर्जेक्टिव ऑन टू तभी होगा जब सेट बी ए में एलिमेंट की संख्या जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए सेट बी के एलिमेंट की संख्या से, तभी जाके वो हमारा ऑन टू होता है। इस बात को ख्याल, या इक्वल भी हो सकता है। आइए बाइजेक्टिव, जिसको वन वन ऑन टू फंक्शन कहते हैं। याद रखिएगा कोई फंक्शन वन वन ऑन टू यानी बाइजेक्टिव होने के लिए नंबर ऑफ सेट ए में एलिमेंट की संख्या नंबर ऑफ सेट बी के एलिमेंट की संख्या बराबर होना चाहिए। तो वही बात लिखता है कि बाइजेक्टिव यानी वन वन ऑन टू फंक्शन दे नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी होना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट आपको जानना है यहाँ से, लेट ए एंड बी बी द टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, सेट्स कंटेनिंग m एंड n एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब सेट ए के पास m एलिमेंट है और सेट बी के पास n एलिमेंट है। क्लियर हो गया। सेट ए के पास m, सेट बी के पास n एलिमेंट है रिस्पेक्टिवली। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। आपको मालूम है ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट की संख्या, तो नंबर ऑफ ए गुने नंबर ऑफ बी होगा। तो नंबर ऑफ ए है m है, नंबर ऑफ बी है n, तो mn हो गया। आई नंबर ऑफ द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन कितना बनेगा, सेट ए से सेट बी की ओर, यानी टोटल सबसेट कितना होगा 2 के पावर m, तो हम बोलेंगे 2 के पावर m। अगर हमसे पूछा जाए सेट ए से सेट बी की ओर टोटल रिलेशन कितना बनेगा, तो आप याद रखिए उसको टोटल सबसेट रिलेशन होता है
तो 2 के पावर m n, इसीलिए हम लोग बोल देंगे 2 के पावर m। नेक्स्ट पूछता है नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b, यानी सेट a से सेट b की ओर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना बनेगा, फंक्शन कितना बन सकता है चाहे किसी टाइप का फंक्शन। तो उसको याद रखिएगा, जो लास्ट में यानी b के पास जो एलिमेंट है n, उसके पावर m को रखना है, यानी लास्ट वाला a टू b है ना फंक्शन, तो b के जो नंबर होगा उसके ऊपर a का नंबर डालिएगा। तो क्या लिखिएगा, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b, तो b का एलिमेंट n था, a का m था, तो n के पावर m, गलती से m के पावर n नहीं बोलेगा, n टू दी पावर m, यानी जो को डोमेन होता है उसके एलिमेंट की संख्या पर डोमेन के एलिमेंट की संख्या रखिएगा, तो इसीलिए हम बोले n के पावर m। नेक्स्ट पूछता है नंबर ऑफ रिलेशन, कहता है विच आर नॉट ए फंक्शन, यानी वैसा नंबर ऑफ रिलेशन जो कि फंक्शन नहीं होगा। तो याद रखिए टोटल रिलेशन कितना हुआ, 2 के पावर m, माइनस कर दीजिए n के पावर m, जो घटा के आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशन जो फंक्शन नहीं होगा। चलिए इसमें और भी बातें हैं जो हम आगे देखते हैं, बताएंगे आपको। चलिए सम इम्पोर्टेंट रूल्स और कुछ देख लेते हैं, जैसे कि आपको दिया है लेट a and b be two non-empty sets containing m and n elements respectively दे, मतलब सेट a में कितना एलिमेंट है तो कहिएगा आप m एलिमेंट, सेट b में कितना है तो n एलिमेंट। अब आइए क्या क्या जानना है, 4 तक उसमें बताया था, अब 5वां देखिए। 5 में कहते हैं द नंबर ऑफ वन फंक्शन, मालूम है वन फंक्शन क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, तो उसको हम इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे फ्रॉम a टू b, यानी सेट a से सेट b की ओर वन फंक्शन यानी इंजेक्टिव फंक्शन कितना हो सकता है उसके बारे में बताना चाह रहे हैं। देखिए पहला बताता है यहाँ से आपको npm, npm का मतलब हुआ n ऑब्जेक्ट में से p ऑब्जेक्ट को अरेंज करना, परमुटेशन का है, इफ n ग्रेटर देन इक्वल टू m। आपको मालूम है, यहाँ पर हम क्लियर कर दें ये फार्मूला ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप 11th में पढ़े थे npr, इसका फार्मूला होता है फैक्टोरियल n बाई n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है, ये पढ़े होंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसका यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, आइए तो लिख दिए यहाँ पर NCR, इतना आएगा NPR को, तो क्या लिखिएगा, यानी वन फंक्शन की संख्या जो होगा NPM, जहां n सेट B में एलिमेंट की संख्या बताएगा और m सेट A में, ध्यान रहे n ग्रेटर होगा m से, n क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, तो m से। तो उतना, अगर मान लीजिए कि आप कहिएगा सर अगर n लेस हो जाता तो उस समय वन फंक्शन की संख्या जो होता है वो 0 होता है, इसलिए 0 कहेंगे। ठीक है, कब याद रखिएगा, NPM कब बोलेंगे, जब n ग्रेटर देन इक्वल टू m, और 0 कब बोलेंगे, जब n का वैल्यू लेस देन होगा m से, यानी n का मान m से जब छोटा होगा उस समय वन फंक्शन की संख्या जो होगा 0 होगा। आइए दूसरा पूछता है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, तो यहाँ कहेंगे नंबर ऑफ वन फंक्शन यानी सर्जेक्टिव फंक्शन फ्रॉम a टू b। देखिए इसमें कहते हैं कि इक्वल टू 0 होगा कब, जब m का वैल्यू छोटा हो n से, यानी m सेट a के एलिमेंट की संख्या अगर सेट b के एलिमेंट की संख्या से अगर कम है तो उस समय हमारा ऑन टू फंक्शन की संख्या 0 होता है। क्लियर है, आगे आइए, इसको बोलते हैं सिग्मा r रन्स फ्रॉम 1 टू n माइनस 1 के पावर n माइनस r, यानी माइनस 1 के पावर n माइनस r कीजिएगा, NCR r टू दी पावर m इफ m ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर NCR यूज हुआ है, क्लास 11th में आपको पढ़ना था, ये बात बता दें नोट के अंतर ताकि आपको ध्यान रहेगा। अगर आपसे NCR पूछेगा तो फैक्टोरियल n जानते हैं बाय फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, जो कि क्लास 11th में पढ़ना था। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस पर आप तोड़िएगा इसको। तो क्या याद रखना है, जब m का वैल्यू ग्रेटर हो n से इक्वल टू, तो उस समय हम लोग याद रखेंगे सिग्मा माने एडिशन के लिए r रन्स फ्रॉम 1 टू n माइनस 1 के पावर n माइनस r, NCR r टू दी पावर m इफ m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। दूसरा है आपका यानी नंबर ऑफ बाइजेक्टिव समझते हैं ना, जो 1 n ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम a टू b, तो इसको हम लिखा करेंगे यहाँ से फैक्टोरियल n, कब, जब m और n बराबर, जब सेट a और सेट b में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होगा तो उस समय हमको बाइजेक्टिव फंक्शन यानी 1 ऑन टू फंक्शन की संख्या हो जाएगा फैक्टोरियल n, और जब n और m बराबर नहीं होगा तो आपको मालूम है कि उस समय 1 ऑन टू होगा ही नहीं, इसलिए उसकी संख्या 0 होगा। इस तरह से आपने इसका देखा। अभी कुछ और रूल है जो कि अगर सेट 1 पर डिफाइन रहेगा उस पर बताने जाते हैं। चलिए सम इम्पोर्टेंट रूल्स और देख लें क्या है, लास्ट आपका बचा हुआ सम इम्पोर्टेंट रूल्स। लेट a and b बी ए नॉन एम्प्टी सेट्स हैविंग n एलिमेंट्स दे, मतलब a जो है वो नॉन एम्प्टी सेट्स है, आपका समझ गए, उसमें एलिमेंट की संख्या n है। अभी आपको a और b पर बताए थे जहां पर a में m एलिमेंट लिए थे और b में n एलिमेंट। अब हम एक ही सेट लेते हैं a जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या n है,
तब आता है क्या क्या बातें आपको जानकारी रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एमसीक्यू के लिए सुन लीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए, अगर ए क्रॉस ए बोलेगा तो क्या कहेगा, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए, एन इंटू एन, एन मल्टीप्लाई एन स्क्वायर। इस समय याद रखना है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस ए में बनेगा एन स्क्वायर। आइए दूसरा नंबर पॉइंट आपको बता रहे हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, यानी सेट ए से सेट ए की ओर नंबर ऑफ रिलेशन कितना बनेगा, जिसको हम बाइनरी रिलेशन बोलते थे। 2 के पावर n मल्टीप्लाई n, तो 2 के पावर n स्क्वायर, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा। आइए तीसरा पॉइंट आप देखिए, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू ए, यानी सेट ए से सेट ए की ओर टोटल फंक्शन की संख्या क्या बनेगा, तो वो बताया गया आपको n के पावर n, क्योंकि यहाँ पर उसमें बताए थे n के पावर m, यहाँ दोनों बराबर इसलिए n के पावर n बोलिएगा। आइए चौथा नंबर देखिए, नंबर ऑफ वन फंक्शन, क्या कहते हैं वन को, इंजेक्टिव, तो कहेंगे इंजेक्टिव फंक्शन की संख्या फ्रॉम ए टू ए, इसको याद रखना है फैक्टोरियल n बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल n, ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। फैक्टोरियल का मतलब समझते हैं ना, लगातार n नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट को हम लोग फैक्टोरियल कहते हैं। फैक्टोरियल का मतलब हुआ 1 से लेके n तक जो संख्या है उसका लगातार कंटिन्यू मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वो आंसर आएगा आपका। क्या बता रहा है, वो वन फंक्शन को बता रहा है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट नंबर 1 हो गया। अब आइए 5 नंबर में नंबर ऑफ कहता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या बोलते थे, याद कीजिए, सर्जेक्टिव फंक्शन। तो हमसे नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन पूछे या ऑन टू फंक्शन पूछे, तो बोलेंगे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन दैट इज सर्जेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू सेट ए। देखिए इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा, सिग्मा समझते हैं एडिशन के लिए, सिग्मा r रन्स फ्रॉम 1 टू n माइनस 1 टू द पावर n माइनस r NCR r के पावर n। NCR यह कॉम्बिनेशन के लिए होता है, इससे पहले भी आपको बता चुके हैं। NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r। उस पर तोड़ लीजिएगा, माइनस 1 के पावर n माइनस r। अगर मान लीजिए माइनस 1 के पावर, ध्यान रखिएगा अगर यहाँ पर इवन आएगा तो प्लस हो जाएगा, अगर ऑड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और सबको ऐड करना है, टोटल जोड़ के लाना है। ओके चलिए अगला है छठा नंबर, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी आपसे पूछता है कि अगर सेट ए में n एलिमेंट है तो सेट ए से ए की ओर टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होगा। तो देखिए वो 1 के बराबर होता है, यानी 1 फंक्शन या 2 फंक्शन फ्रॉम ए टू ए, इसको भी लिखेंगे हम लोग सेम चीज, फैक्टोरियल n बोले या फैक्टोरियल n, दोनों का मतलब वही है, लिखने का ढंग अलग है, ऐसे लिखिए चाहे ऐसे। इसका मतलब 1 से लेके n तक का कंटिन्यू प्रोडक्ट कर लेंगे, जितना आएगा उतना ही 1 फंक्शन हो सकता है, उतना ही आपका 1 ऑन टू यानी बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। इस बात को याद रखिएगा। अगला अब लास्ट क्या पूछना चाहते हैं, देखिए नंबर बाइजेक्टिव हो गया। अब आइए 7 नंबर जो लास्ट टॉपिक है आपका, देखिए नंबर ऑफ द रिलेशन फ्रॉम ए टू ए विच इज नॉट ए फंक्शन, यानी आपको वो बताना है कि ऐसा कितना रिलेशन होगा जो कि रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। वही नहीं लिखा है, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए विच इज नॉट ए फंक्शन, ऐसे कितने रिलेशन होंगे जो तो रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं हो रहा है, तो उसका याद रखिए। रिलेशन की संख्या क्या बोले थे, देखिए यहाँ 2 के पावर n स्क्वायर, और फंक्शन की संख्या बोले थे n के पावर, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या लिखेंगे, 2 के पावर n स्क्वायर माइनस n के पावर n। चलिए हमारा रिलेशन और फंक्शन जो था क्लास 11-12 से रिलेटेड वो टॉपिक आपका यहीं तक था। ठीक है, आपने दोनों वीडियो, फर्स्ट वीडियो और सेकंड दोनों वीडियो है, अगर दोनों वीडियो आप अच्छा से देख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है रिलेशन फंक्शन में। आप रिलेशन फंक्शन का जितना भी टॉपिक था, कंसेप्ट था, हमने बता दिया। अब आप क्या कीजिएगा, रिलेशन फंक्शन पर क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे, हमें कमेंट करके बताइएगा, सर क्वेश्चन नहीं बना हम बता देंगे। ठीक है, यह वीडियो यहीं तक रहेगा रिलेशन फंक्शन का। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका आता है क्लास 12 से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो मिलेंगे वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।